एक सेकंड, इसको चला दो जरा। तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज बहुत ही शानदार टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, ये देखिएगा, ये यहां पर दिखाई दे रहा है आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, कार्य देखिए क्या क्या टॉपिक आज मैं क्लियर कराऊंगा आपका। कार्य क्या होता है, कार्य धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कब होता है, साथ में कराया जाएगा आपको। फिर ऊर्जा, ऊर्जा के बारे में सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में बताया जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार के बारे में बताया जाएगा। फिर आपको सबसे जो इंपोर्टेंट चीज है कार्य ऊर्जा प्रमेय, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको मैं स्टेट एंड प्रूफ पूरा लिखकर और पूरा प्रूफ करके सिखाऊंगा, साथ में न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आज की इस वीडियो में पूरा कराऊंगा। आपको लास्ट तक बने रहना है, हर चीज को बारीकी से सिखाऊंगा। ठीक है, एक ही बार में सारी चीजें याद हो जाएंगी आपको, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट्स एक बार मैं चेक कर ले रहा हूं। एक सेकंड में यहीं पर देख ले रहा हूं, ये देखिएगा। हैं आज का, देखिएगा सबसे पहले समझते हैं कार्य क्या होता है। कार्य, कार्य को समझेंगे। कार्य की परिभाषा देखो मैंने हिंदी में लिखी हुई है, थोड़ा सा इंग्लिश करके मिक्स लिखी हुई है। देखिएगा, कार्य बराबर आपने नॉर्मली एक फॉर्मूला देखा होगा, इसी फॉर्मूले से चीजें बनती हैं। कैसे, देखिएगा ये वाला कार्य का फॉर्मूला आप एक बार इसको देखो ध्यान से, इस वाले फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो। W बराबर एफ वेक्टर इंटू डी वेक्टर, जहां पर एफ बल है और डी आपका विस्थापन है। इसको देखो जरा, इस गुटके को देखो, एक यहां पर मान लीजिए ये एक गुटका है, ठीक है, या एक बॉक्स है। आप ये समझिएगा ये आपका कोई भी एक बॉक्स है और इस बॉक्स पर कोई एफ बल यानी कि कोई रस्से से इस तरह से खींचता है और ये इसकी क्षैतिज दिशा है। ठीक है, क्षैतिज दिशा से थीटा कोण लगाते हुए इस पर एक फोर्स लगाया जाता है, जिससे ये बॉक्स यहां से चलकर यहां पहुंच जाता है, यहां से उठकर यहां चला जाता है, यानी कि ये डी दूरी विस्थापित हो जाता है। तब जो कार्य होता है ये होता है, यानी कि बल और बल लगाने पर, जब इस वस्तु पर मैं बल लगाऊंगा तो ये कितना विस्थापित करेगा या कितना विस्थापित होगा, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट। इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान देंगे मैं कि ये जो मैंने डॉट प्रोडक्ट लगाया है इस चीज का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा यूज है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इट मींस ये देखिए परिभाषा क्या बन गई, किसी फोर्स के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे कोई भी वस्तु है या कोई भी पिंड है। ठीक है, नॉर्मली मैं वस्तु का नाम दूंगा यहां पर। किसी फोर्स द्वारा किसी वस्तु अर्थात किसी ऑब्जेक्ट पर किया गया कार्य, किया गया कार्य, वस्तु पर अप्लाई किए गए फोर्स, वस्तु पर अप्लाई किए गए फोर्स तथा वस्तु के विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट के स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल होता है। स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल होता है अर्थात स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हमने मान लिया कि माना किसी वस्तु पर क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पर एक बल F वेक्टर लगाने पर वस्तु क्षैतिज दिशा में D विस्थापित होती है। इस इट मींस ये देखिएगा, यहां पर मैं आपको अच्छे से समझाऊं, ये देखिएगा मतलब ये है कि हमको निकालना है कार्य। कार्य का मतलब ये हो गया कि भाई एक क्षैतिज दिशा में कोई यहां पर क्या रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, ये बॉक्स रखा हुआ है। अब एक मान लीजिए बहुत बड़ा आदमी है। ठीक है, ये मैंने एक आदमी बना दिया, बहुत बड़ा आदमी है और इसने इस रस्से से बंधा हुआ है। इसने ये रस्सा, ठीक है, ये वाला रस्सा इसने हाथ से पकड़ा और ये आगे की ओर इसको खींचने लगा। तो अब इसका देखिएगा क्षैतिज दिशा आप ये मान लीजिए गुटके की, और इससे ये थीटा कोण पर है, थीटा कोण पर है ये। अब इसने जैसे ही खींचा, ये गुटका यहां से खींच के यहां पहुंच जाता है, ये वाला गुटका खींच के यहां पहुंच जाता है। इस दौरान ये डी दूरी तय करता है, थोड़ा सा खिसक गया। तब इस पर जो किया गया कार्य है वो इस आदमी ने इस रस्से को कितने बल से खींचा, अर्थात इस आदमी ने इस पर कितना फोर्स लगाया, वो लगाया एफ वेक्टर। और ये कितना विस्थापन इसने तय किया, अर्थात ये कितना दूरी खिसका, कितना आगे बढ़ा, उसके डॉट प्रोडक्ट के बराबर। इस डॉट प्रोडक्ट का भी बहुत बड़ा योग है। योग क्या है इसका, योगदान ये है कि हमने पढ़ा था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो इसी तरीके से यहां पर इस डॉट प्रोडक्ट का मतलब
एफ डी कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ गया। एफ देखिएगा, एफ वेक्टर का मतलब ये एफ वेक्टर है, यहाँ पर ये एफ वेक्टर का परिमाण है, ये डी वेक्टर है, यहाँ पर ये डी वेक्टर का परिमाण है इन दोनों के बीच में। यानी कि किसी वस्तु पर हमने कोई भी फोर्स लगाते हैं तो उससे इस वस्तु में थोड़ा सा विस्थापन हो जाता है, तो इस वस्तु पर कितना बल हम लगा रहे हैं वो, और इसमें कितना विस्थापन हो रहा है, बल की दिशा में कितना विस्थापन हुआ, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, उन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट कार्य के बराबर होता है, इसी को हम कार्य कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ से नोट करके चीजों को ध्यान में रखेंगे हम, नोट करके चीजों को पहले यहां तक बताइए, मैं कमेंट लिखिएगा, एक बार फिर से सीख लो कि जब हम कोई भी वस्तु है, बात को समझिएगा, कार्य की परिभाषा क्या है, किसी वस्तु पर बल द्वारा, यानी कि हम किसी वस्तु पर जब बल अप्लाई करेंगे, या तो हम इसको ऐसे बल लगाएं या किसी वस्तु को हम इस तरह से खींचें, बात वही है, या तो हम इधर से फोर्स लगाएं या हम इसको ऐसे खींचें, ठीक है। अब क्या होगा कि इसकी क्षैतिज दिशा, मान लीजिए आप किसी भी वस्तु पर, मान लीजिए ये गुटका रखा हुआ है, अब किसी वस्तु पर, बात को मेरी तरफ देखो, ऐसे रखी हुई है गेंद, गेंद पर जब किक मारते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ऐसे जमीन से खिसका के मारोगे, नहीं, ऊपर से मारोगे, कुछ ना कुछ एंगल तो रहेगा। यदि कोई वस्तु क्षैतिज दिशा पर रखी हुई है उसके, और जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे, जरूरी नहीं है कि क्षैतिज दिशा में लगाएं, रस्से को हम ऐसे कमर पर डालकर हम ऐसे खींच सकते हैं, तो वो ऐसे, कोई व्यक्ति, बात को ऐसे समझो, कोई भी व्यक्ति इस तरीके से कमर पर एक रस्से को ऐसे, कमर पर उसने रस्सा डाला हुआ और ऐसे इसने पकड़ा हुआ है और इस बक्से को ऐसे खींच रहा है, तो क्षैतिज दिशा ऐसे बनेगी इसकी, इसका कोण, तो कुछ ना कुछ तो कोण रहेगा। तो जब हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो बल लगाने से वस्तु क्या होती है, थोड़ी सी आगे बढ़ सकती है या भी ना बढ़े, दोनों ही कंडीशन है। तो बढ़ जाए तो मान लीजिए क्योंकि वो डी दूरी उसने विस्थापन तय कर लिया, तब जो कार्य बराबर होता है कि वस्तु पर लगाए गए बल और बल के द्वारा हुए विस्थापन के अदिश गुणन के बराबर होता है कार्य। कार्य स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होता है। जब इसको हम खोलते हैं तो क्या आएगा, एफ डी कॉस थीटा आ जाएगा। अब यहां से नोट करके मैं आपको बताऊंगा, नोट करके देखिएगा भाई, नोट करके समझो चीजों को कि भैया जो कार्य जो होता है, कार्य आपका धनात्मक, कार्य धनात्मक, ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है, शून्य, शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। अब आपसे देखिएगा, यहां से कभी कभी प्रैक्टिकल जब आपके होते हैं, प्रैक्टिकल जब आपका होता है तो एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछता है, बताओ कार्य धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है या शून्य हो सकता है। तो बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलेंगे फटाक से कार्य तो धनात्मक हो सकता है, कभी नहीं, कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, यानी इनमें से कोई भी एक प्रकार का कार्य हो सकता है, ठीक है। अब कंडीशन रहती है, यदि हम ये जो हम किसी वस्तु पर जो हम बल लगा रहे हैं, ये जो बल लगा रहे हैं, ये लगाया गया बल, बल और इसके विस्थापन की दिशा, यानी कि बल लगाया और विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, मान लीजिए बल हमने ऐसे लगाया और विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, तब हम कहेंगे कि कार्य धनात्मक होगा। जैसे एक ऊपर से वस्तु गिर रही है, मान ली मुक्त रूप से कोई वस्तु इस तरह से गिर रही है, तो मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। या मान लीजिए बस जा रही है, बस में क्या रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है बस की छत पर, बस की छत पर, और कुली जो होता है, कुली या कोई भी व्यक्ति बस की छत से सामान उतार रहा है, तो मतलब क्या है कि सामान पर लगने वाला गुरुत्वीय बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है, और आदमी जो सामान को उतार रहा है उसको भी बस से नीचे की ओर उतार रहा है, मतलब नीचे की ओर आ रहा है, विस्थापन नीचे की ओर होगा। तो इस समय गुरुत्वीय बल के द्वारा जो किया गया कार्य है वो भी धनात्मक होगा, और इंसान या अथवा मशीन यदि ऊंचाई से सामान उतार रही है तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य वो भी धनात्मक रहेगा, ठीक है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अभी देखिए, अरे ये क्या हो गया, ओके चलिए, ठीक है, समझ में आ गई चीजें। अब दूसरा एग्जांपल समझो, धनात्मक समझ में आ गया, ठीक है। अब और दूसरी चीज, धनात्मक कब होगा, पहली चीज धनात्मक का एक और मतलब समझो, धनात्मक का एक और मतलब समझो, धनात्मक तब हो सकता है, धनात्मक तब हो सकता है क्योंकि W का जो फॉर्मूला था एफ डी कॉस थीटा था, W का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। यदि मैं कहूं कि थीटा जो है आपका, थीटा कैसा है, थीटा आपका इस तरह से है कि थीटा का मान 0 डिग्री से तो बड़ा है, 0 डिग्री से तो बड़ा है, और
और 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है, तो cos थीटा यानी कि cos थीटा कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा। जब cos थीटा आपका धनात्मक रहेगा तो क्या होगा कि बल भी आपका धनात्मक ही आएगा, बल भी धनात्मक आएगा। तो मतलब ये है कि जब हम किसी वस्तु पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये जो कोण होता है वस्तु पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो इस फोर्स की दिशा यदि किसी वस्तु का कोई बल लगाया जाता है तो बल की जो किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा और वस्तु यदि क्षैतिज में रखी है तो क्षैतिज की दिशा के बीच में जो कोण बनता है वो 0 और 90 के बीच में रहना चाहिए, यानी 90 डिग्री से कम और 0 से ज्यादा रहना चाहिए, तब जाके क्या रहेगा, आपका कार्य धनात्मक आएगा। कार्य कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। बात समझ में आ गई, कार्य धनात्मक कम रहता है। अब ऋणात्मक समझिएगा, ऋणात्मक कब आएगा, कार्य W ऋणात्मक होगा, ठीक है। सारी परिभाषा मैं अब आपको दे दूंगा, ठीक है, ग्रुप में भी मैं ये मतलब परिभाषाएं दे रखी है, देखिएगा। ये तब होगा यदि आपका थीटा कैसा हो, 90 से तो बड़ा हो, थीटा 90 से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। 180 डिग्री से छोटा है यानी कि थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है, तो जो cos थीटा है, cos थीटा कैसा रहेगा, ऋणात्मक आएगा। cos थीटा ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होने का मतलब यह है कि भैया W भी आपका ऋणात्मक होगा। बात समझ में आ रही है? या एक डेली एग्जांपल लेकर समझो। मान लीजिए कि भैया गुरुत्वीय बल क्या करता है, गुरुत्वीय बल क्या करता है, गुरुत्वीय बल सभी चीजों को नीचे की ओर खींचता है। यानी कि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल क्या करता है, प्रत्येक वस्तु को, एक ऊपर से वस्तु नीचे की ओर आ रही है गुरुत्वीय बल के कारण, तो इसका मतलब पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को नीचे की ओर खींचती है। लेकिन हम मान लीजिए किसी वस्तु को गुरुत्वीय बल के विरुद्ध ऊपर की ओर फेंकें, किसी वस्तु को गुरुत्वीय बल के विरुद्ध ऊपर की ओर खींचें, तब गुरुत्वीय बल के द्वारा जो वस्तु पर, यानी कि किसी गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किसी वस्तु को यदि ऊपर की ओर फेंका जाता है तो तब गुरुत्वीय बल के द्वारा जो किया गया कार्य है वो ऋणात्मक आएगा। गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो अब एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताओ गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है या शून्य होता है? बताओ मुझे, कमेंट करके मुझे बताओ, गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है या शून्य होता है? या मतलब अपना कमेंट करिए, या दोनों, या कुछ भी आप अपना कमेंट करके बताइए, समझ आ रही है तो आपको। देखिए क्वेश्चन यहां से मैं बना दे रहा हूं, क्वेश्चन, गुरुत्वीय बल द्वारा किरत कार्य होगा, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा ऑप्शन है शून्य और चौथा ऑप्शन है आपका ऋणात्मक या धनात्मक। धनात्मक या ऋणात्मक, बताइए ऑप्शन, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, यश माथुर ने कमेंट किया है नेगेटिव और अमन ने कहा है धनात्मक, विक्की कुमार बोल रहे हैं नेगेटिव। देखिएगा अब आपकी बुद्धि का परीक्षण हो रहा है, यहां पर आप कितना दिमाग लगा रहे हैं यहीं पर पता चल रहा है। ठीक है, अभी आप समझ नहीं पाए हैं। देखिए मैंने दोनों ही एग्जाम्पल में गुरुत्वीय बल का उदाहरण लिया है, अभी तक आप समझे नहीं हो। देखिए ऊपर वाले में भी मैंने गुरुत्वीय बल का उदाहरण लिया था, क्या लिया था, धनात्मक में, यदि कोई वस्तु ऊपर से मुक्त रूप से नीचे की ओर गिर रही है, ठीक है, यानी कि गिरती हुई वस्तु पर गुरुत्वीय बल, ध्यान से समझिएगा, गुरुत्वीय बल के द्वारा किरत कार्य कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बात समझिए, गिरती हुई वस्तु पर गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। क्यों होगा, वस्तु नीचे की ओर गिर रही है, गुरुत्वीय बल भी नीचे की ओर लग रहा है, मतलब कार्य धनात्मक होगा, दोनों ही दिशाएं नीचे की ओर हैं। अब दूसरी चीज यहां पर क्या है कि यदि वस्तु ऊपर की ओर फेंकी गई है, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध ऊपर की ओर फेंकी गई है, तो गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहां से अब आप एक चीज बताइए, गुरुत्वीय बल की दो कंडीशन होती हैं, यदि ऊपर की ओर फेंकी जा रही है तो ऋणात्मक होगा कार्य, नीचे की ओर फेंकी जाएगी तो कैसा होगा, धनात्मक होगा। इसीलिए ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला सही है, चौथा वाला, यानी गुरुत्वीय बल के द्वारा कृत कार्य होगा धनात्मक या ऋणात्मक।
धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, ये दोनों की कंडीशन अलग अलग होंगी। बात समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है प्रैक्टिकल में, आपको ऐसा लगेगा कि आपको सब पता है, लेकिन जब आप बताओगे तो अपने उत्तर को गलत कर दोगे। इसलिए इन चीजों पर, छोटी छोटी चीजों पर आपको ध्यान देना है। बात समझ में आई नहीं आई? अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा, एग्जामिनर आपसे पूछे कि मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु पर गुरुत्वीय बल के द्वारा कृत कार्य कितना होगा, कैसा होगा, तब धनात्मक होगा। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु पर कृत कार्य धनात्मक होगा, और नीचे से ऊपर की ओर यदि वस्तु फेंकी गई है तब कृत कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। क्लियर हो गया टॉपिक अच्छे से? ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। शून्य कब होता है, कार्य शून्य कब होता है? देखिएगा, कार्य आपका शून्य होगा, ठीक है। शून्य होने की भी कई कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये कि थीटा बराबर बिल्कुल 90 डिग्री हो, थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तब आपका, क्यों? क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए आपका जो W है कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा, ठीक है। या आपका, या एक और कंडीशन ये है, देखिए तीन कंडीशन है शून्य होने की, शून्य होने की तीन कंडीशन, एक तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो, या क्योंकि W बराबर फॉर्मूला होता है FD cos थीटा, ठीक है। या आपका एक कि भैया जो विस्थापन है, विस्थापन आपका शून्य हो, यानी कि D बराबर 0 हो, तब आपका कार्य शून्य होगा। या एक और तीसरी कंडीशन है कि नेट बल, वस्तु पर जो लगने वाला, वस्तु पर कार्यरत, वस्तु पर कार्यरत नेट फोर्स, नेट फोर्स कैसा होना चाहिए, शून्य। नेट फोर्स यानी कि F बराबर 0 हो, तब भी W कैसा रहेगा, 0 रहेगा, यानी कि शून्य रहेगा। अब तीनों के एक एक एग्जाम्पल समझो, तीनों के एग्जाम्पल एक एक एग्जाम्पल समझो। धनात्मक का मतलब, ये 90 डिग्री का मतलब कब है, ये देखिएगा, यदि कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, तो वृत्तीय गति मैंने कल पढ़ाया था आपको, इससे पहले वीडियो एक दी थी मैंने कल, कि वृत्तीय गति यदि कोई कण करता है तो मान लीजिए उसके वेग की दिशा इस तरीके से है और उस पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर रहती है। वृत्तीय गति करते हुए कण पर, वृत्तीय गति करते हुए किसी भी वस्तु पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है, जिसे हम अवकेंद्रीय बल कहते हैं। तो मान लीजिए कोई बल, कोई भी पिंड, यानी कि ये कोई पिंड है जो v वेग से वृत्तीय गति कर रहा है, तो इस पर एक बल कार्य करेगा जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होगी। यदि यहां पर रहेगा ये पिंड तो इस पर वेग की दिशा यहां पर रहेगी, बल की दिशा फिर भी अंदर की ओर रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि ये यहां पर पहुंच जाएगा तो वेग की दिशा ऐसे रहेगी और बल की दिशा फिर भी अंदर की ओर रहेगी। ऐसे यहां पहुंच जाएगा तो वेग की दिशा इधर रहेगी और बल की दिशा ऐसे रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि अब देखो जरा यहां पर कि इनके बीच में कोण कितना है, कि वेग के चलने यानी कि विस्थापन की दिशा और बल की दिशा के बीच में 90 डिग्री का कोण आ गया। तो इसका मतलब एग्जामिनर यहां पर भी पूछेगा आपसे क्वेश्चन, क्या वृत्तीय गति करते हुए कण का कार्य धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है? तो वृत्तीय गति में किसी भी कण का जो कार्य होता है वो शून्य होता है। बात को समझ में आ गई? वृत्तीय गति में कार्य, किसी भी वस्तु का जो कार्य है वो शून्य होता है। शून्य क्यों होता है? क्योंकि वृत्तीय गति पर जब कोई कण गति करता है तो उसके पर एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्री बल कहते हैं, वो अंदर की ओर कार्य करता है यानी कि वृत्त के केंद्र की ओर, और जबकि उसका जो वेग जो होता है वो उसके त्रिज्या पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है उसके अनुदिश होता है। तो इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसलिए जो कार्य है शून्य होगा। दूसरा एग्जाम्पल, यदि विस्थापन शून्य है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अपने सर पर या अपने हाथ में बैग लेकर खड़ा है, स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार कर रहा है, तो अब वो चल नहीं रहा है, ठीक है। तो इस समय उस पर कार्य करने वाला बल कैसा होगा, मतलब कार्य करने वाला बल तो लगेगा लेकिन उसका विस्थापन शून्य होगा। तो इस दौरान बाह्य बल के द्वारा कृत कार्य कितना होगा, शून्य होगा। या मान लीजिए कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठा, गाड़ी रुकी हुई है, ठीक है, उसका कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, ठीक है। बात को समझ में आ गई अच्छे से? नेट बल, यदि किसी वस्तु को, यानी रबड़ है, रबड़ उसको ऐसे हाथों में हथेली के बीच रखकर मैं दबाऊं दोनों हथेली से, तो उस दौरान उस पर मेरी हथेली के द्वारा कृत कार्य शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस पर नेट बल, एक इस वाली हथेली से जो बल लगाऊंगा, एक इस वाली हथेली से बल लगाऊंगा, दोनों बल कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर परंतु विपरीत हो जाएंगे, नेट बल शून्य हो जाएगा। इस दौरान रबड़ पर बाह्य बल के द्वारा कृत कार्य शून्य होगा।
समझ में आ गई चीजें। अब परिभाषाओं को देखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब मुझको देखिए नोट्स में आपको दे रहा हूं, देखिएगा नोट्स आपको नोट्स मैंने आज ग्रुप में सेंड कर दिए। देखिएगा यहां पर देखिए मैंने क्या पूरी परिभाषाएं लिख दी हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्सों के स्क्रीनशॉट लेते रहो। कार्य धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। धनात्मक कब होगा? यदि थीटा न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब ही होता है कि थीटा 90 डिग्री से कम हो तो उसको न्यून कोण बोलते हैं। तो थीटा का मान 90 डिग्री से कम होगा तो कॉस धनात्मक होगा, जिससे डब्ल्यू भी धनात्मक होगा। डब्ल्यू का मतलब कार्य भी धनात्मक होगा। एग्जाम्पल ले लो धनात्मक कार्य का एग्जाम्पल। गुरुत्व के अंतर्गत, यानी कि गुरुत्वीय बल के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु पर गुरुत्वीय बल के द्वारा कृत कार्य धनात्मक होता है। बात समझ में आ गई? मैंने पूरे एग्जाम्पल आपको समझा दिए हैं। ऋणात्मक कार्य का एग्जाम्पल ले लो। यदि थीटा अधिक कोण है, थीटा अधिक कोण है मतलब थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम है, तो थीटा कॉस थीटा का मान ऋणात्मक होगा, जिससे कार्य भी ऋणात्मक होगा। अब ऋणात्मक कार्य का एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल क्या है भाई? किसी वस्तु को गुरुत्व के विरुद्ध ऊपर ले जाएं, तब गुरुत्वीय बल के द्वारा कृत कार्य ऋणात्मक होगा। गुरुत्व के विरुद्ध ऊपर की ओर यदि वस्तु को फेंकते हैं, ठीक है, समझ में आ रही हैं चीजें? ठीक है। आगे शून्य कब होता है? यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो कॉस 90 डिग्री, यहां पे 90 लिखिएगा, कॉस 90 डिग्री का मान कैसा होगा? 0 होगा। तो मतलब कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा, सॉरी शून्य होगा। ठीक है, आगे करते हैं। वृत्तीय गति में वस्तु पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल की दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा के सदैव लंबवत होती है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। वृत्तीय गति में वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा के सदैव लंबवत होती है। अतः अभिकेंद्रीय बल के द्वारा कृत कार्य शून्य होता है। मतलब यदि कोई कण पर अभिकेंद्रीय बल लग रहा है तो अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य सदैव शून्य रहता है। समझ में आ गया शून्य क्यों रहता है? सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है। कार्य का मात्रक देखिएगा, W बराबर F इंटू डी वेक्टर है। इसका मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और डी क्या है? विस्थापन का मात्रक क्या रहता है? मीटर। तो न्यूटन मीटर, या इसको एक साधारण भाषा में जूल बोलते हैं। विमीय सूत्र इसका क्या होता है? ml स्क्वायर टी माइनस टू। ये आपका क्या है? इसका कार्य की विमा सूत्र है। कभी कभी कार्य के कुछ और मात्रक, जैसे कि कार्य को अर्ग में बदलो, कार्य का 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, क्योंकि ये कार्य का सीजीएस मात्रक, ठीक है। सीजीएस पद्धति में जो कार्य का मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है कार्य का, वो क्या होता है? अर्ग होता है, अर्ग। ठीक है, अर्ग। अब आगे एक और रहता है कार्य का गुरुत्वीय मात्रक। कार्य का गुरुत्वीय मात्रक क्या होता है? किलोग्राम भार मीटर। इंपोर्टेंट चीज है, इसको इंपोर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। इस चीज को इंपोर्टेंट कर लीजिए, स्टार बना लीजिए। ठीक है, यहां से अब देखिएगा एक न्यूमेरिकल करते हैं कि बल F बराबर इतना है, F बराबर इतने न्यूटन का एक बल किसी कण को इतने दूरी से विस्थापित कर देता है, तो किए गए कार्य की गणना करनी है। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, तब आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, सवाल में क्या क्या दिया है? सवाल में आपको 2 चीजें दे रखी हैं। सवाल में दिया है क्या क्या दे रखा है? सवाल में एक तो बल दे रखा है F वेक्टर बराबर, और दूसरा आपका विस्थापन दे रखा है कितना। दोनों चीजें दे रखी हैं। तो मैं आपका अपने पास, मेरे पास किताब है, चलो मैं ये पीछे ही देख ले रहा हूं ताकि आप भी देख सको। ये देखिएगा, 3 i कैप 4 j कैप माइनस 5 k कैप, 3 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 5 k कैप। विस्थापन कितना दे रखा है? यहां से एक सवाल आपका आएगा 100%। 5 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 3 k कैप, 5 4 3, 5 i कैप 5 4 j कैप प्लस 3 k कैप। कृत कार्य आपसे पूछा है, बहुत ही साधारण सवाल है। इससे ज्यादा सवाल साधारण तो आपको मिलेगा ही नहीं। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? F वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये होता है। F वेक्टर का मान आपको ऊपर दे ही रखा है, 3 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 5 k कैप, और इसके साथ हमको डॉट प्रोडक्ट करनी है 5 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 3 k कैप। करिएगा इसको सॉल्व। जब हम
करते हैं इस टाइप की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई वाले की आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आई का गुणांक यहाँ पर 3 है और यहाँ पर आई का गुणांक 5 है, तो इसको लिखेंगे 3 पंजे 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जे का गुणांक कितना है, प्लस का 4 है, यहाँ पर जे का गुणांक कितना है, प्लस का 4, तो 4 चक 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर के का गुणांक कितना है, माइनस का 5 है और यहाँ पर के का गुणांक कितना है, प्लस का 3 है, तो 5 या 15 माइनस का 15 हो जाएगा। अब आपको क्या दिखाई देगा, इस प्लस के 15 से माइनस का 15 कट जाएगा, 16 बचेगा, तो W बराबर कितना हो जाएगा, 16 जूल। कभी मत भूल, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, 16 जूल, कभी ना भूल। ठीक है, ये वाला उत्तर हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? वेरी इंपोर्टेंट है, ये कई यूनिवर्सिटी में ये सवाल आपका आ चुका है। ठीक है, कई यूनिवर्सिटी में ये बोल रहे हैं यस यस माथुर, सॉरी सर, लेकिन ये सब 12th का है, बहुत इजी है। थैंक्स सर। 16 न्यूटन, चलिए आया। देखिए सारी चीजें 12th की हैं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में तो सारा मटेरियल ही 12th का है, तो क्या पढ़ाना छोड़ दें? ये बताइए आप लोग। ठीक है, अब भाई पढ़ाना तो पड़ेगा ना, सिलेबस तो मुझे कंप्लीट कराना है। ठीक है, तो यही सारी चीजें रिवीजन के तौर पर देखते रहो। आपको ऐसा लग रहा है लेकिन जब पेपर आता है ना, तब सब 12th का, 10वीं का, 11वीं का सब दिमाग से निकल जाता है। फिर कहते हैं सर ने तो कुछ हमको बताया ही नहीं था, पढ़ाया ही नहीं था। चलिए अब 12th के हो आप, तो मुझे इस वाले को बताओ। इस वाले के देखिए मैंने उत्तर दे रखे हैं, आप ईमानदारी से बताओ। ठीक है, ये बताओ, आप मुझको ये बता दो कि इसका प्रक्षेप्य कैसे निकालोगे आप। सिंपल सी बात मुझे बस ये है कि इसका प्रक्षेप्य कैसे निकालोगे, ये वाला सवाल है, करो, ये 12th का है तो आप। ठीक है, आ गया। विनोद कुमार, हैप्पी टीचर्स डे। श्री राम सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सर रोज लाइव क्लास लिया कीजिए। देखिए अब हम शाम को हर रोज 9 बजे बीएससी की लाइव क्लास लिया करूंगा, या तो मैथ्स की या फिजिक्स की, पर डेफिनेटली एक क्लास बीएससी की शाम को क्लास लिया करूंगा लाइव। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? समझ में आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक करके शेयर भी करना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं, आगे इस सवाल को कराता हूं। देखिए इसमें क्या चीज दे रखी है, एफ वेक्टर बराबर दे रखा है 3 आई क्या प्लस, यही चीज दे रखी है इसमें, 3 प्लस नहीं 3 4 5 3 4 5 3 4 5। देखिएगा ये दे रखा है, अरे तेरी क्या खुल गया, ये यार यहाँ पर ये देखिएगा, सवाल ने ये कहा है, सवाल देखिएगा क्वेश्चन में ये कहा है, एक तो आपको एफ वेक्टर दे रखा है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप, और एक दे रखा है आपका डी वेक्टर, आपको दे रखा है कितना है, 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं क्या इतना ही है या कुछ और है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूं। 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप और 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। चलिए ठीक है, ये है। अब इसको देखिएगा, इसमें 3 चीजें आपसे पूछी हैं। पहले में आपसे पूछा है कृत कार्य, आपसे पूछा है। दूसरे में आपसे क्या पूछा है, थीटा पूछा है। ठीक है, और तीसरे में आपसे पूछा क्या है, प्रक्षेप पूछा है। ठीक है, अब ये सारी चीजें कैसे निकालोगे, पहला देखिएगा W निकालते हैं। W बराबर क्या, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। एफ वेक्टर का मान आपके पास में ये देखिएगा, ये आपका एफ वेक्टर का मान हो गया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप हो गया। ओके, फिर डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे और ये हो जाएगा 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15 हो जाएगा। इसकी इसके साथ करेंगे तो 4 चक 16 हो जाएगा। इसकी इसके साथ करेंगे माइनस 5 दिया 15। ये तो इतना ही आ गया यार। चलिएगा W बराबर, तो W बराबर कितना आ गया, इससे ये कट जाएगा 16 जूल, ये भी आपका 16 जूल आ गया। ठीक है, एक उत्तर आपका आ चुका है 16 जूल। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कमेंट करके जरूर मुझको बताइएगा। ठीक है, एक उत्तर आपका आ चुका है 16 जूल। ठीक है, चलिएगा आगे की बात करते हैं हम। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है। देखिएगा थीटा पूछा है, ये देखिएगा थीटा कैसे निकलता है आपको मैं बता दूं। यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है तो हम कैसे निकालते हैं थीटा का मान, ये होता है ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहां से हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन
ए भी हो जाता है। ये ए क्या है, ए होता है ए यानी कि ए वेक्टर का परिमाण, ए वेक्टर का परिमाण होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यदि मेरे को एफ यहां पे लिखूंगा, एफ वेक्टर व डी वेक्टर के बीच कोण थीटा है, तब फॉर्मूला हो जाएगा, तब फॉर्मूला देखिएगा अकॉर्डिंग दिस कि भैया क्या हो जाएगा आपका W बराबर फॉर्मूला एफ वेक्टर इंटू डी वेक्टर होता है, या इसी फॉर्मूले को हम खोल दें, इसी फॉर्मूले को हम खोल दें तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहीं से यदि मैं कॉस थीटा का मान निकालने लगूं तो क्या हो जाएगा, W अपॉन एफ डी हो जाएगा, ये बन जाएगा फॉर्मूला। क्योंकि ये वाली जो चीज है ये एफ डी नीचे चला जाएगा, W अपॉन एफ डी हो जाएगा। अब यहां से आपको इसको समीकरण 1 मान लो। अब आपको क्या चाहिए, पहले एफ निकालोगे। एफ कैसे निकलेगा, अंडर रूट, आपको पता है एफ कैसे निकलेगा, एफ बराबर इतना दे रखा है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, आई का गुणांक कितना 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर एफ बराबर ये जे गुणांक है तो जे यानी कि 4, तो 4 का स्क्वायर, फिर प्लस के कितना है, के का गुणांक यहाँ पर माइनस का 5 है तो माइनस के 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस टोटल को हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस 4 का स्क्वायर 16, फिर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो ओवरऑल देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ये देखिएगा, इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके चलता हूं मैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 9 25, 25 25 50, 50 हो जाएगा इस तरीके से। 50 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 गुणा 25 लिख सकते हैं 50 को, या एफ बराबर कितना आ जाएगा, 25 का रूट 5 होता है तो 5 रूट 2, इतना आपका निकल कर आ गया एफ का मान। ठीक इसी प्रकार से हम डी निकालेंगे। डी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट डी, देखिएगा डी का मान कितना है, डी का मान यहाँ पे देखिएगा ये है 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे निकलता है ना। ठीक है, चलिएगा, तो यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डी बराबर अंडर रूट में 5 25 प्लस 4 चक 16 प्लस 3 3 9, 16 9 25 25 25 50, तो अंडर रूट 50 हो जाएगा। तो डी बराबर ये भी इतना ही आ जाएगा, 5 अंडर रूट 2, ये डी का मान हो गया। ठीक है, अब लिख देंगे हम यहाँ से समीकरण, तो फॉर्मूला क्या था, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर W अपॉन एफ डी था, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर W का मान कितना आया था, 16 आया था, W का मान देखिएगा ये रहा, W का मान ये रहा, W का मान 16 आया था, F का मान कितना है, F का मान है 5 अंडर रूट 2, फिर मल्टीप्लाई ये भी है 5 अंडर रूट 2 है। ठीक है, चलिएगा इतना आ गया। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा इजकल टू ये है 16, देखिएगा 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 25 हो जाएगा इंटू, और आपको पता है अंडर रूट 2 की जब अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा, इसलिए ये वाली जो चीज है अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 8 बार, तो कॉस थीटा बराबर 8/25 आ जाएगा, ये आपका आ चुका है। और यहीं से हम थीटा का मान निकालेंगे तो कॉस इनवर्स 8/25, इस तरीके से आपका उत्तर आ जाएगा। इतना उत्तर आपको लिखना है और कुछ नहीं करना, इतना उत्तर आपको लिखना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई, चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से मुझको कमेंट करके मुझे बताइए, क्या यहां तक आपको सवाल, ये देखिएगा कमेंट करिए। अच्छा सर, ये फिजिक्स के कौन सी यूनिट है, ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स की पहली यूनिट है। चलिए भाई, चलिए भाई, आप लोगों से यही है, जिन्होंने नए स्टूडेंट्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, तो वहां से जाकर आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये नोट्स मैंने अभी भेज दिए थे ग्रुप में, ये सारे नोट्स आपको भेज दिए। चलिएगा, ये हो गया। अब देन इसके बाद में अभी मेरे को अभी प्रक्षेप पे और निकालना है, एक चीज और है यहाँ पर देखिएगा, अभी एक चीज और निकालनी है आगे, ये देखिए एक चीज और निकालनी है, इसमें क्या निकालना है, एफ वेक्टर का डी वेक्टर पर प्रक्षेप है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा इसको, तो यहां पे लिखेंगे तीसरे में क्या है, एफ वेक्टर का
डी वेक्टर पर प्रक्षेप, ठीक है, प्रक्षेप पे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए आपको हमने फॉर्मूले बताए थे, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, ठीक है, प्रक्षेप। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए कॉस थीटा, इस तरीके से आता है। तो ऐसे बी एफ वेक्टर का डी वेक्टर पर प्रक्षेप निकालेंगे तो एफ कॉस थीटा ये बन जाएगा आपका। एफ का मान अभी अभी आपने निकाला था, एफ का मान कितना निकला है, 5√2 देखिएगा, ये है आपका एफ का मान, ठीक है, ये आपका एफ का मान है 5√2, ठीक है। अब यहां पर हम लिख देंगे, तो एफ का मान है 5√2 इंटू कॉस थीटा, देखिएगा कॉस थीटा का मान, देखिए ये कॉस थीटा का मान यहाँ पर 8/15 निकाला है, 8/15 ये हो जाएगा। अब इसको करेंगे 5 से इसको काट देंगे 3 बार, तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और इसमें जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ जाएगा √2 गुणा 8/3, √2 का मान 1.414 गुणा 8 हो जाएगा, और बट्टे 3, 8 की जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 का 2, 8 एकन 8, 3 11 का 1 हासिल 1, 8 चौक 32 और 33 हासिल 3, 8 एकन 8, 3 11, इतना आ जाएगा। 3 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, 11 पॉइंट इतना आ जाएगा 3। अब 11.312 में हम 3 का कर देंगे भाग, 3 तिया 9 बचेंगे 2, ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, उतार लेंगे 3, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, उतर जाएंगे 2, ठीक है, 2 बचेंगे, 1 उतर जाएगा, 3 सत्ते 21, ठीक है, इतना आ जाएगा, सीधे सीधे काम खत्म, 3.77। दिस इज योर आंसर। ये प्रक्षेप निकल आया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बताइए मुझको समझ में आया कि नहीं आया। 8/15 है, 8 देखिएगा यहाँ पर 8/25 है, तो यहाँ पर देखिएगा गलत कर देंगे हम इसको पूरे को, ऐसे नहीं होगा, फिर चीजें बदल जाएंगी। यहाँ पर देखिएगा ये कितना है, ये पूरा देखिएगा, एक बार पूरा मैं फिर से कर दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। ये देखिएगा एफ का मान कितना है, 5√2 गुणा कॉस थीटा का मान कितना, 8/25 है। अब 5 से 25 कट जाएगा 5 बार, कितना आ जाएगा, √2 गुणा 8 बट्टे कितना आ जाएगा 5। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1.414 मल्टीप्लाई 8 बट्टे कितना 5। अब 8 की मल्टीप्लाई फिर दोबारा से करनी पड़ेगी मुझको, 8 चौक 32 का 2, 8 एकन 8, 8 3 11 और 8 चौक 32 और एक 33, 8 एकन 8 3 11, 11 पॉइंट इतना, अब 5। अब 11.312 में 5 का भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, एक बचेगा पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, बता लेंगे 3, तो फिर 5 दूनी 10 बचेंगे 3, उतार लेंगे 1, 5 6 30, सीधे सीधे 2.12, 2 पॉइंट इतना, ये आपको दिखाई दे रहा है। चलिएगा कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, आ गया ना सवाल। चलिएगा एक सवाल और मैं आप इस तरह से करेंगे। नॉर्मली आप देखिएगा, आपसे मैं पूछूं किसी वस्तु को, समझो किसी वस्तु को 5 मीटर से, आप ही मुझे उत्तर बताओ, किसी वस्तु को 5 मीटर से, 5 मीटर पर पहले रखी थी, 5 मीटर से खिसकाकर उसको 15 मीटर स्थिति पर पहुंचा दिया, तो इनके बीच में विस्थापन कितना होगा, 15 में से 5 घटा देंगे, 10 मीटर का विस्थापन आएगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें आपको बल तो दे रखा है, बल तो आपको दे रखा है 4I कैप प्लस J कैप, इतने न्यूटन बल तो दे रखा है, लेकिन इसमें विस्थापन, एक तो D1 स्थिति दे रखी है, 3I कैप प्लस 2J कैप ये दे रखा है इतने मीटर, और एक दूसरी स्थिति दे रखी है आपको कितनी, 14I कैप प्लस 13J कैप, इतने मीटर दे रखा है। तो हम इसका D निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, D वेक्टर निकालेंगे तो D2 वेक्टर माइनस D1 वेक्टर, ऐसे कर देंगे, अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति घटा देंगे तो विस्थापन निकल आएगा। तो 14I कैप प्लस 13J कैप, इसमें से मेरे को ये वाली 3I कैप प्लस 2J कैप ये घटाना है, तो भैया 14 में से 3 जाएंगे 11I कैप बचेंगे, 13 में से 2 जाएंगे ये भी आपके 11J कैप बचेंगे। ये आपका विस्थापन हो गया। अब आपको जो काम करना है वही काम करना है, ठीक है, F वेक्टर और D वेक्टर। F का मान आपके पास ऑलरेडी 11 प्लस J कैप है, ठीक है, और ये कितना 11I कैप प्लस 11J कैप है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे I वाले के साथ, 11 चौक 44 हो जाएंगे,
ठीक है, और ये 11 टोटल मिला के 44 और इतने इतने आ गया, इतने जूल, कभी मत भूल, इतने जूल कभी मत भूल। ठीक, चलिएगा, ये आपका हो चुका है। आगे की बात करते हैं, आगे वाले टॉपिकों को क्लियर करते हैं। ठीक है, आगे वाले टॉपिकों को क्लियर करते हैं। अब देखिएगा, अब आते हैं सीधे सीधे ऊर्जा पर। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा ऊर्जा आपकी क्या होती है? देखिए, किसी वस्तु अथवा मशीन के कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। देखिए आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, ये लिखा है, ये अच्छी तरह से आपको दिख रहा होगा। किसी वस्तु अथवा मशीन के कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, यानी कि जिसमें कार्य करने की ज्यादा क्षमता होती है तो हम बोलेंगे कि उसमें ज्यादा ऊर्जा है। जैसे कोई आदमी है, वो 1 घंटे में बहुत सारा काम कर दे रहा है, यानी कि 1 घंटे में मान लीजिए कुएं से पानी निकालना है तो 1 घंटे में 50 बाल्टी पानी निकाल देता है, और एक व्यक्ति है सुस्त सा, वो 1 घंटे में 2 ही बाल्टी खींच पाता है। तो क्षमता किसकी ज्यादा है, किसमें एनर्जी ज्यादा? हम बोलेंगे भैया उसमें ज्यादा है जो 10 बाल्टी खींच रहा है, 50 बाल्टी खींच रहा है। ठीक उसी प्रकार से अब इंसान को भी काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ये ऊर्जा कहां से मिलती है इंसानों को? खाना खाने से। हम जितना खाना खाते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है। जिम जाते हैं ना, बॉडी शॉडी बनाते हैं, तो वो ऊर्जा ही तो मिलती है। ठीक है, अब आगे चल के आप पढ़ोगे कार्य ऊर्जा प्रमेय के कार्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को कार्य में बदल सकते हैं, वो तो आगे की चीज है, पहले समझो। ऐसे ही गाड़ी अथवा मशीन को चलने के लिए हमको अपने पूरे दिन में काम करने के लिए, जीने के लिए खाना खाना पड़ता है, यानी कि ऊर्जा चाहिए होती है शरीर को चलाने के लिए। ठीक उसी प्रकार से हमें गाड़ी है, मशीन है, कार है, बाइक है, उनको चलाने के लिए उनको भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उनको ऊर्जा की आवश्यकता ईंधन से मिलती है। ईंधन बोले तो पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, इस तरीके से तो इनसे मिलती है गाड़ी अथवा उसको। तो नॉर्मली कार्य का जो देखिएगा, इसका ऊर्जा का जो मात्रक है वो जूल होता है, कार्य का मात्रक भी जूल होता है। इसके विमा इतनी होती है, इतनी कार्य की। सीजीएस मात्रक भी इसका अर्घ होता है। ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा होती है, ऊष्मीय ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। ये सारी चीजों को मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये 11वीं क्लास और 9वीं क्लास में पढ़ने की चीज है। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक होती है गति ऊर्जा, एक होती है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, यानी कि किसी भी वस्तु में उसके गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम गति ऊर्जा बोलते हैं, यानी कि इसका mv²। यदि कोई वस्तु m द्रव्यमान की है, ठीक है, m क्या है यहाँ पर? वस्तु का द्रव्यमान है, ठीक है, और v क्या है? वेग है। यदि कोई m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा कितनी होगी? k बराबर 1/2 mv² होती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? u बराबर mgh। mgh बोलते हैं, यानी किसी भी वस्तु को किसी विशेष स्थिति पर रख दिया जाता है तो उसके कारण, यानी उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उसमें निहित होती है उसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। यानी कि कोई वस्तु, ये जमीन है, यानी कि समतल है, और समतल से h ऊंचाई पर कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है m द्रव्यमान की, तो इस पर क्या होगा? m द्रव्यमान की रखी हुई है तो नीचे की ओर एक गुरुत्वीय त्वरण लग रहा होगा, जो गुरुत्वीय बल इसको नीचे की ओर खींच रहा होगा। m द्रव्यमान की ये वस्तु है, h ऊंचाई पर रखी है, तब इसकी जो ऊर्जा होगी वो, इसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा जरूर होगी। ऊपर रखी हुई है, इसमें भी कुछ ना कुछ ऊर्जा है इस समय, एट दिस टाइम, इस मार्कर में भी कुछ ऊर्जा है। उस ऊर्जा को नाम दिया स्थितिज ऊर्जा। बात समझ में आ गई? इन दोनों का यूज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं स्पेशली इस वाली ऊर्जा का। ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय में यदि कोई वस्तु है, मैंने पहले भी समझाई थी, यहाँ पे देखिएगा, वही एग्जांपल लेकर मैं समझाता हूँ। लाइव में कराया था तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ पर ये मैंने कराया था, वही चीज मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि यदि ये देखिए, एक पॉइंट है ए, एक यहाँ पर पॉइंट है पी, और एक है बी, और एक है क्यू। यदि कोई वस्तु ए से बी पर जाती है, यानी पी पर जाती है, पी से फिर बी पर जाती है, बी से क्यू पर जाती है, और फिर ए पर, और मान लीजिए इसकी जब ये यहाँ से चलना प्रारंभ करा था, इस वस्तु ने जैसे यहाँ से चलना प्रारंभ करा था, इसके पास 10 जूल ऊर्जा थी। यहाँ से घूमी, फिर यहाँ से घूमी, फिर ये पूरा घूमते हुए चारों बिंदुओं से फिर से प्रारंभिक पॉइंट पर अपने पर आ गई। ठीक है, और इस दौरान अब हमने लास्ट में देखी, तब भी इसकी 10 जूल ऊर्जा, यानी 10 जूल ऊर्जा ये लेकर चली थी, 10 जूल गतिज ऊर्जा ये लेकर चली थी, और 10 जूल गतिज ऊर्जा इसके पास अभी है। मतलब जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ ये गई थी, उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ वापस आ गई। या एक कंप्लीट चक्र के दौरान, यहां से पूरा एक कंप्लीट चक्र हो गया, पूरे कंप्लीट चक्र के दौरान वस्तु की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इस अवस्था में इस पर कार्य करने वाले जो बल हैं वो संरक्षी बल कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? यदि किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकें, जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ ऊपर जाता है, उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ यदि ये नीचे आ जाए तो इस वस्तु पर कार्य करने वाले बल संरक्षी बल होंगे। ठीक है, यदि किसी वस्तु पर
यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया, बाह्य बल के द्वारा वस्तु द्वारा किया गया कार्य 0 है, तो इस वस्तु पर कार्य करने वाले जो बल हैं वो संरक्षी बल होंगे। ठीक है, और यदि बल शून्य ना हो, बल यदि शून्य ना हो तो वस्तु पर कार्य करने वाले बल असंरक्षी होंगे। बाकी का 8वां वीडियो देख लीजिएगा, उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पूरा लाइव में किया था, तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी आपको समझा दे रहा हूं। जब कोई ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट चक्र के दौरान जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ जाता है उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ वापस आ जाए तो ऑब्जेक्ट पर लगे बल या लगे फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि आपके संरक्षी बल कहलाते हैं। तब ऑब्जेक्ट पर लगे बल को संरक्षी बल कहते हैं, यानी कि संरक्षी बल कहते हैं। बात समझ में आ गई? संरक्षी बल क्या है? जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ जाए उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ वापस आ जाए। दूसरी परिभाषा देखिए, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, जो अच्छी लगे वो कर लीजिए। किसी ऑब्जेक्ट द्वारा एक कंप्लीट चक्र पूरा करने में ऑब्जेक्ट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तथा फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपस में बराबर है तो ऑब्जेक्ट पर लगे बल संरक्षी बल होंगे। यदि किसी एक कंप्लीट चक्र के दौरान प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल अंतिम गतिज ऊर्जा फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों यदि बराबर नहीं है तो वस्तु पर कार्य करने वाले बल असंरक्षी बल होंगे। ठीक है, आगे यदि जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगे बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है तो ऑब्जेक्ट पर लगे बल कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं, यानी संरक्षी बल होते हैं। यदि किसी ऑब्जेक्ट पर लगे बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य ना प्राप्त हो तो हम कहेंगे कि उस वस्तु पर कार्य करने वाले बल असंरक्षी होंगे। यानी कि यदि कार्य 0 है तो संरक्षी, ठीक है, और यदि कार्य 0 नहीं है तो असंरक्षी बल होंगे। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा। जब कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाता है तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने में किया गया कार्य ऑब्जेक्ट की इनिशियल यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है और पोजीशंस के बीच के पथ पर यानी रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। किया गया कार्य यदि प्रारंभिक पोजीशन और अंतिम पोजीशन पर निर्भर करता है लेकिन किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता है तो हम कहेंगे वस्तु पर कार्य करने वाले बल संरक्षी बल होंगे, कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। बात समझ में आ गई? ये पूरी परिभाषाएं मैंने बता दी हैं एक बार फिर से। ठीक है, चलिएगा एक एग्जांपल समझते हैं। क्या आपसे कहेगा, क्वेश्चन यहां से बनेगा, क्या गुरुत्वीय बल संरक्षी बल है? क्या गुरुत्वीय बल संरक्षी बल है? या कहेगा सिद्ध करो, क्वेश्चन कहेगा सिद्ध करो गुरुत्वीय बल संरक्षी बल है। गुरुत्वीय बल संरक्षी बल है। ठीक है, सिद्ध करो कि गुरुत्वीय बल एक संरक्षी बल है। कैसे सिद्ध करोगे? तो देखिएगा, इसका एग्जांपल एक लेकर हम पूरी चीज सिद्ध कर देंगे। जब किसी बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो बॉल ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल सदैव नीचे की ओर लगता है लेकिन हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध फेंकी जा रही है ऊपर की ओर। ठीक है, तो जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो बॉल गुरुत्वीय बल के अगेंस्ट यानी कि विपरीत ऊपर की ओर जाती है और स्मॉल टाइम के लिए, क्षण भर के लिए जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं जाती फिर जैसे इसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है फिर ये नीचे की ओर आना प्रारंभ करती है। आते समय जहां से ये मुड़ेगी वहां पर इस एक समय क्षण भर के लिए ये इसका वेग शून्य हो जाता है, फिर नीचे की ओर आती है। तो स्मॉल टाइम के लिए रेस्ट में आती है और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर या ग्रेविटेशनल बल के अंदर या उसके अंतर्गत नीचे की ओर आती है। अतः बॉल को जिस काइनेटिक एनर्जी से ऊपर की ओर फेंका जाता है वह उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ वापस आ जाती है। यानी जिस काइनेटिक एनर्जी बाहरी फोर्स हम लगाकर जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ ऊपर भेजते हैं ग्रेविटेशनल बल के अंतर्गत वो उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ नीचे आ जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है या कंजर्वेटिव फोर्स होता है अर्थात संरक्षी बल होता है। तो यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा, क्या गुरुत्वीय बल संरक्षी बल है? आप कहेंगे जी हाँ। क्यों है? ये पूरा कारण लिख दोगे। ठीक है, आपसे पूछेगा सिद्ध करो कि गुरुत्वीय बल संरक्षी बल है तो आपको ये पूरा लिख देना है कि जब किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध ऊपर जाती है और फिर एक समय क्षण भर के लिए शून्य होती है फिर नीचे उतरती है, ग्रेविटेशनल बल के अंतर्गत नीचे की ओर आती है। अतः बॉल जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ ऊपर जाती है उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ गुरुत्वीय बल के अंतर्गत नीचे आ जाती है। अतः गुरुत्वीय बल एक संरक्षी बल है। ठीक है, ये हो गया गुरुत्वीय बल के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट, जो कि यहीं से क्वेश्चन बनता है आपका। 99.99% यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस तरीके से आता है, संरक्षी बल का कर्ल शून्य होता है या संरक्षी बल के लिए कर्ल F = 0 या कर्ल F जो होता है वो शून्य होता है। ये संरक्षी बल का होता है। तो अभी हम दिखाएंगे ये संरक्षी बल का कर्ल शून्य क्यों होता है, ये हम सिद्ध करके भी दिखाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, संरक्षी बल को स्थितिज ऊर्जा, संरक्षी बल की
ठीक है, संरक्षी बल की स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक प्रवणता के बराबर, यार सुनो इसको मिटाओ पहले, ये सही लिखा हुआ है। संरक्षी बल को स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक प्रवणता के रूप में लिखा जा सकता है, या आप ऐसे करिएगा, इस पॉइंट को आप यहां पर मैं एक बार फिर से लिखवा दे रहा हूं, तो आप यहां देखिए दूसरा पॉइंट यहां पर संरक्षी बल, ठीक है, संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा के नेगेटिव ग्रेडियंट के बराबर होता है। क्या बोला है? संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा के नेगेटिव ग्रेडियंट के बराबर होता है, यानी कि ये जो संरक्षी बल है ये क्या है आपकी स्थितिज ऊर्जा, यू क्या होती है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के नेगेटिव ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट को हम क्या बोलते हैं ग्रेड, नेगेटिव ग्रेडियंट के बराबर होता है। ये जो संरक्षी बल है नेगेटिव ग्रेडियंट के बराबर होता है, तो इसको लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि संरक्षी बल के अंतर्गत किसी ऑब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। दूसरा, संरक्षी बल के अंतर्गत एक पूर्ण चक्र में गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात के आई प्रारंभिक गतिज ऊर्जा अंतिम गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है, अब यहां से देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को हम कराएंगे। सिद्ध कीजिए कि संरक्षी बल का कर्ल शून्य होता है, अर्थात कर्ल एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0। इन क्वेश्चनों को अब हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन ये देखिए, एक एक करके सभी क्वेश्चनों को अब हम सॉल्व करेंगे। पहला है ये, या यहां से ऐसे भी आ जाएगा कि कर्ल एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये चीज आपको सिद्ध करनी है, बहुत ही प्यार से ये सिद्ध हो जाएगा। देखिएगा सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, हमने माना, यहां पे लिखेंगे माना एफ एक संरक्षी बल है। हमने मान लिया कि एफ एक संरक्षी बल है। जब संरक्षी बल है तो सिंपल सी बात है, संरक्षी बल के लिए क्या होता है, संरक्षी बल के लिए होता है, संरक्षी बल की परिभाषा से, संरक्षी बल के लिए, संरक्षी बल के लिए क्या बताया था, संरक्षी बल इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्थितिज ऊर्जा। संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा के नेगेटिव ग्रेडियंट के बराबर होता है, ये हमको पता है। ठीक है, ये पता है, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया। अब हमको सिद्ध करना है, हमको तो ये सिद्ध करना है कि कर्ल एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम यहां पे निकालेंगे कर्ल एफ वेक्टर इज इक्वल टू, कर्ल का मतलब क्या है, कर्ल का मतलब इस ऑपरेटर डेल के साथ हम क्या कर देंगे, कर्ल का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे एफ वेक्टर की। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आपके पास कर्ल देखिएगा, ये वाला जो है, आपको यहां पर देखिए इसकी ये जो वैल्यू है, ये जो होता है आपका डेल, ऑपरेटर डेल, इसकी वैल्यू कितनी होती है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, फिर प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये होती है। तो अकॉर्डिंग दिस यहां पर इसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे, चलो इसकी वैल्यू बाद में रखना, पहले मैं यहां पर इसकी पूरी वैल्यू रख देंगे। क्रॉस एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू ये देखिए, ये आपका एफ की वैल्यू, ये वैल्यू रख दो, एफ की वैल्यू माइनस ग्रेडियंट यू। ठीक है, फिलहाल के लिए हम नेगेटिव चिन्ह को इग्नोर कर दे रहे हैं, बाद में लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमको तो 0 आ जाएगा, या नेगेटिव चिन्ह को बाहर ले लीजिए, नेगेटिव का भी क्या कर देना इग्नोर। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए नेगेटिव साइन को इग्नोर करने पर, बाद में लगा दूंगा मैं करने पर, क्योंकि हमको तो ये 0 सिद्ध करना है, तो 0 पर तो नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात खत्म। तो इसलिए हम नेगेटिव चिन्ह को हम इग्नोर कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, डेल ऑपरेटर डेल क्रॉस। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ये चीज ध्यान से देखिए, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है, देखिए नेगेटिव साइन हमने वो कर दिया, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ग्रेड यू आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। और ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, जिस तरह से देखिए, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, जिस तरह से कर्ल का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उसी तरीके से ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है भाई, ग्रेडियंट का मतलब कुछ नहीं होता, सीधे सीधे हम भाषा में हम बात करें, देखिएगा CURL कर्ल एफ वेक्टर इज इक्वल टू,
यहां से देखिएगा ये आपका डेल ऑपरेटर डेल जो का त्यों रहेगा क्रॉस, और इसका ग्रेडियंट का मतलब क्या हो जाएगा, इसके साथ हम डायरेक्ट यूं लगा देंगे। और आप लोग जानते ही होंगे कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कितना होता है, 0 होता है। तो इसलिए यहां पर देखिएगा इसको हम कितना लिख सकते हैं, ऑपरेटर डेल क्रॉस ऑपरेटर डेल, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया मैंने। और इसके साथ इस u को मैं बाहर निकाल लूं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। टोटल मिला के कर्ल एफ वेक्टर कितना आ गया, 0। एक तरीका तो ये हो गया इसको प्रूव करने का, ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा प्रूव करने का, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यदि आप इसको इतना कर दे सकते हो तो इतना कर दीजिए, 3 नंबर में तो इतना ही करना है, ठीक है। और यदि आपका मान लीजिए कि ये 3 नंबर में यदि ये आ जाता है 7 नंबर में, तब आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। और कैसे बढ़ाएंगे जरा समझ लो, ये देखिएगा नेगेटिव यहाँ साइन यहाँ पे कर दिया आपने, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मतलब ये देखिएगा ये हो गया क्रॉस, इसका ग्रेडियंट यू का मतलब वही हो जाएगा, इस डेल ऑपरेटर के साथ यू जुड़ जाएगा। अब आपको इनकी वैल्यू लिख देनी है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये जो वैल्यू है ये देखिएगा, ये जो आपका ग्रेडियंट है इसकी वैल्यू ये हो गई, ठीक है। अब आगे ये क्रॉस है तो क्रॉस लिख देंगे, इसका मतलब देखिए डेल यू का मतलब क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। इस तरह से करेंगे। अब आपको पता है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से निकालते थे, सारणिक बनाकर। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, सारणिक बनाकर आई कैप जे कैप और के कैप इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिएगा, अब ये वाला है पहले ये वाला है तो इसमें हम आई जे के इसके गुणांक लिख देंगे। इसमें गुणांक क्या, आई का गुणांक डेल अपॉन डेल एक्स, इसका आई का गुणांक ये, ऐसे ही जे का गुणांक ये डेल अपॉन डेल वाई, इसका डेल अपॉन डेल जेड, ओके। ऐसे ही इसमें आई का गुणांक डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसका डेल यू अपॉन डेल वाई, इसका डेल यू अपॉन डेल जेड, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये है आई आगे आ जाएगा, और देखिएगा आई आगे आ जाएगा। इसको हम और आगे कैसे करेंगे, ये तो इसी साइन को यानी इसी चीज को हम छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर, देखिएगा डेल की डेल में करेंगे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड, फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड। देखिए नीचे डेल वाई डेल जेड, डेल डेल की मल्टीप्लाई करेंगे डेल स्क्वायर, ये देखिएगा बात को ऐसे समझो, ये है डेल ये डेल यू, तो कितना हो जाएगा डेल स्क्वायर डेल यू। अब यहाँ पर नीचे डेल वाई है और नीचे इसमें डेल जेड है तो डेल वाई इंटू डेल जेड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये डेल यू है, डेल यू की मल्टीप्लाई डेल में करेंगे डेल स्क्वायर यू हो जाएगा, और ये वाई है तो डेल वाई, और ये डेल जेड है तो ये डेल जेड हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग दिस ये आ जाएगा, आप इस तरीके से आप इसको कर, बीच वाला हमेशा माइनस में लेंगे तो बीच वाला ये माइनस हो जाएगा। अब की बात इस वाली चिन्ह को छोड़ देंगे, ठीक है, इस वाले चिन्ह को छोड़ देंगे तो देखिएगा इस वाले को छोड़ देंगे तो मतलब ये है, ये देखिएगा आपको इस वाले की मल्टीप्लाई किस में करी जाएगी, इस वाले में करी जाएगी, तो कितना हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन नीचे डेल एक्स और डेल जेड, फिर माइनस, और इस वाले की मल्टीप्लाई इस वाले में होगी तो कैसे करेंगे, डेल यू की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन नीचे हो जाएगा डेल एक्स और डेल जेड, इस तरह से हो जाएगा। फिर प्लस अब की बार के लेंगे, के कैप लेंगे, अब की बार के कैप लेंगे, के कैप लेंगे तो इस वाले ये के कैप लिया तो इस वाली चीज को पूरे को छोड़ देंगे तो कैसे करेंगे, इस वाले की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कैसे करेंगे, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, फिर माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार फिर से देख लो कि जब हमने इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी है तो देखिएगा ये यहाँ पर डेल है और इस डेल यू में करेंगे तो कितना आ जाएगा डेल स्क्वायर यू, नीचे डेल एक्स है और नीचे ये डेल वाई है तो डेल एक्स इंटू डेल वाई। अब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो डेल यू की डेल में करेंगे तो डेल स्क्वायर यू हो जाएगा,
डेल एक्स की इस डेल वाई में करेंगे, डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, अब आपको दिखाई देगा इससे ये कट जाएगा, सेम सेम है, इससे ये कट जाएगा, ये सेम सेम है, इससे ये कट जाएगा, सेम सेम है, तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा? ये देखिएगा, ये देखेंगे ये 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ऑलरेडी ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 आ गया। हमको यही चीज तो सिद्ध करनी थी, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब क्या है, यही चीज हमको प्रूव करनी थी, प्रूव। या अतः हम कह सकते हैं, ठीक है, नई लाइन से लिखो, अतः वी कैन से दैट अतः हम कह सकते हैं कि कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज 0। ठीक है, जो कंजर्वेटिव फोर्स का जो कर्ल होता है वो सदैव 0 होता है। यही चीज तो हम कह सकते हैं, या आप सीधे हम कह सकते हैं कि संरक्षी बल का कर्ल 0 होता है। ये भी आप लिख सकते हैं, या ये आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको एक क्वेश्चन लेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन इस तरीके से है कि सिद्ध करो कि ये जो एफ वेक्टर है यह एक संरक्षी बल है। ये आपको सिद्ध करना है कि ये आपका एक संरक्षी बल है। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करेंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखिएगा, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे उसी तरीके से। हमको क्या है, इसका यानी कि इसका कर्ल एफ वेक्टर, यदि कर्ल आपका इस एफ का कर्ल 0 आ गया तो संरक्षीय 0 नहीं आया तो असंरक्षीय। ठीक है, कर्ल का मतलब क्या है, ये डेल ऑपरेटर डेल क्रॉस एफ वेक्टर हो जाएगा। ऑपरेटर डेल की वैल्यू कितनी होती है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, इस तरह से। फिर यहाँ पर क्रॉस, और एफ की वैल्यू कितनी है, 2x वाई प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह से ये हो जाएगा आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, फिर प्लस 2xz के कैप। ये इस तरह से मैंने लगा दिया ब्रैकेट। अब हमको पता है कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ऐसे नहीं, उसके लिए हमको इस तरह से लिखना पड़ता है। पहले हम इस वाले का लिखेंगे, यहाँ पर आई का जो भी गुणांक है, यानी डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड, ये आई जे के गुणांक। यहाँ पर आई का गुणांक कितना है, ये है, कितना है, 2xy प्लस जेड स्क्वायर। ये इस जे का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर है, और के का गुणांक कितना है, 2xz है। ओके, चलिए आगे देखिएगा, आगे देखेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम आई कैप लेंगे, जब आई कैप लेंगे इस वाली चीज को पूरी को हम छुपा लेंगे, इस वाली चीज को छुपा लेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे बचेगा 2xz, इस तरह से। फिर माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल अपॉन डेल जेड, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस तरह से। फिर माइनस के माइनस जे, जे हमेशा माइनस में लेते हैं, जे माइनस में लेंगे, ये वाला, ये आपका देखिएगा, इसको पहले मिटा दे रहा हूँ। अब की बार ये वाला माइनस में ले लिया, इस वाई को छुपा लेंगे, तो अब की बार क्या होगा, इस वाले की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स की मल्टीप्लाई 2xz इसमें, फिर माइनस, और अब की बार इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो कितना हो जाएगा, ये डेल अपॉन डेल जेड और 2xy प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर प्लस के कैप को लेंगे, अब की बार के कैप को लेंगे तो इसको मिटा दे रहा हूँ, और यहाँ से ये वाला के कैप को छुपा लेंगे, इसमें कैसे होगा, इसकी मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ इसमें होगी, तो डेल अपॉन डेल एक्स, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस इसमें डेल अपॉन डेल वाई, थोड़ा सा इसको सही से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, माइनस डेल अपॉन डेल वाई, और ये 2xy प्लस जेड स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में। अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आई कैप जो कहते हो। अब देखिएगा इसका, इस पूरी चीज का
y के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है। y के रेस्पेक्ट में इस चीज का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी y को छोड़कर सारी चीजें कांस्टेंट मानी जाएंगी, तो ये सारी चीज कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन कितना, 0। तो टोटल मिलाकर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, फिर माइनस ये j है। अब देखिएगा, अब सॉरी एक सेकंड अभी तो ये ठीक है, इसको ऐसे ही रखो, ये आई कैप को बाहर रखिए, ये 0 हो गया माइनस, और इस एक्स स्क्वायर का जेड के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, ये भी 0, फिर माइनस का ये वाला जे कैप। अब ये देखिएगा 2xz है, 2xz का x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो x का अवकलन हो जाएगा 1, तो यहां से कितना बचेगा, केवल 2z बचेगा, फिर माइनस इसका करूंगा, देखिएगा इसका z के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 0 क्योंकि z नहीं है, इसका z के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 2z हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर प्लस का के कैप। अब इस एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में अवकलन करूंगा तो 2x हो जाएगा, फिर माइनस, और देखिएगा इस y का अवकलन y के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x बचेगा, ठीक है, और जेड स्क्वायर का करेंगे, ये 0 हो जाएगा, काम खत्म। टोटल मिलाकर आप देखिएगा ये 0 आई कैप बचेगा, 2z में से 2z जाएगा, ये कट जाएगा, तो माइनस का 0 जे कैप बचेगा, 2x में से 2x कट जाएगा, तो प्लस का 0 के कैप बचेगा। अब ये चल क्या रहा था, चल ये रहा था आपका कर्ल एफ वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। एफ वेक्टर इतना आ गया, फिर लिख देंगे चूंकि कर्ल एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0, इसलिए एफ वेक्टर एक संरक्षी है या संरक्षी बल है। संरक्षी बल क्यों है, क्योंकि इसका जो कर्ल है वो 0 आ गया। ओके, चलिएगा, ऐसे ही है सारे क्वेश्चन, ऐसे ही ये अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सेम टू सेम है। इसमें ये पूछ रहा है क्या ये जो बल है संरक्षी है, चेक कर लेते हैं। हम क्या निकालेंगे, सीधे कर्ल एफ वेक्टर निकालेंगे। कर्ल का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एफ वेक्टर, इनकी वैल्यू रख देंगे, इसका डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये फिर क्रॉस, और ये हो जाएगा एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस जेड एक्स के कैप, ये हो जाएगा। अकॉर्डिंग दिस ये हो जाएगा आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। अब ये देखिए आई का गुणांक यहाँ पर कितना है, डेल अपॉन डेल एक्स, इसका कितना है डेल अपॉन डेल वाई, इसका कितना है डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। ये देखिएगा आई का ये है एक्स वाई, ये है आपका वाई जेड, और इधर के का गुणांक यहाँ पर कितना है, जेड एक्स है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, उसी तरीके से करेंगे। देखिएगा अब यहाँ पर आई कैप लेंगे तो देखिएगा आई कैप लेंगे तो इससे आई कैप इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, और ये हो जाएगा जेड एक्स, फिर माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी डेल अपॉन डेल जेड, ये हो जाएगा वाई जेड। इस तरह से बीच का हमेशा माइनस में लेते हैं। अब की बात ये वाला चीज इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसको छोड़ देंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो ये डेल अपॉन डेल एक्स और इसकी जेड एक्स में हो जाएगी माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो डेल अपॉन डेल जेड और एक्स वाई इतना हो जाएगा, ठीक है। एक्स एक सेकंड कहीं पर मिस्टेक हो गया क्या, ओके कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, इतना हो जाएगा। प्लस का के कैप, अब की बात इस वाई चीज को छुपा लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो डेल अपॉन डेल एक्स और ये वाई जेड हो जाएगा, फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे डेल अपॉन डेल वाई और ये एक्स वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, आई कैप है, ये इसमें y नहीं है तो यानी ये सारा कांस्टेंट का y के रेस्पेक्ट में करेंगे 0, फिर माइनस, ये यहाँ पर z के रेस्पेक्ट, इसका z के रेस्पेक्ट में करेंगे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधे y बचेगा, फिर माइनस का j कैप, ये देखिए x के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका तो z आ जाएगा, फिर माइनस, और इसका z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये प्लस का k कैप हो जाएगा। अब देखिएगा इसका x के रेस्पेक्ट में करूंगा इसका तो ये पूरा 0 हो जाएगा माइनस, और इसका y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो x बचेगा, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का y आई कैप और ये जेड आ जाएगा, माइनस का जेड जे कैप और ये माइनस का एक्स के कैप। टोटल मिलाकर कर्ल एफ वेक्टर नॉट इज इक्वल टू 0, ये कर्ल एफ वेक्टर आया है ना इतना,
ये आपका कर्ल एफ वेक्टर इतना निकल कर आ गया। कितना निकल कर आया? कर्ल एफ वेक्टर आपका ये निकल आया। ठीक है, ओके। तो इसमें आपने क्या देखने को मिल रहा है, चूंकि कर्ल एफ वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इसलिए एफ वेक्टर ए असंरक्षी बल है, असंरक्षी बल है, असंरक्षी बल है। हमें असंरक्षी बल का नहीं, हमको क्या करना था, हमको तो ये संरक्षी बल नहीं है। आप लिख देंगे इसको, एक संरक्षी बल नहीं है। इसमें ये पूछा था ना, क्या बल एफ वेक्टर संरक्षी है? नहीं है, संरक्षी बल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कर्ल 0 नहीं है। ओके, चलिएगा। अब एक सवाल और देखिएगा, एक सवाल और है आपका, ये वाला आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। ठीक है, ये होमवर्क में दिया जा रहा है। एफ वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, इसको आप मुझको सिद्ध करके दिखाओ कि ये आपका एक संरक्षी बल है। ये आपको सिद्ध करना है कि ये आपका जो बल है, ठीक है, एक संरक्षी बल है। कमेंट करके बताइएगा क्या आपने ये सवाल किया। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कुछ समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए इस थ्योरम को हम बहुत ही प्यार से करेंगे। ओके, चलिएगा। तो यहां पर देखिएगा, पहले तो इसका स्टेटमेंट देखते रहे, स्टेटमेंट क्या कहता है ये, ठीक। फिर उसके बाद में आपको इसका प्रूफ भी बताऊंगा। स्टेटमेंट कहता है किसी बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य, वस्तु की गतिज ऊर्जा में, वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये छोटा सा इसका स्टेटमेंट है। ओके, चलिएगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य होते हैं, और ये स्टेटमेंट है W बराबर डेल्टा के। समझिएगा। अब बहुत ही प्यार से इस थ्योरम को हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलिएगा। अब सिद्ध करने का, इसका यानी कि प्रूफ करने का तरीका हम दिखाएंगे। प्रूफ में देखिएगा, मान लीजिए, देखिए हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका प्रारंभिक वेग कितना है, u है, और ये m द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक वस्तु है। m द्रव्यमान की एक वस्तु है जो कि प्रारंभिक वेग उसका u है। जैसे ही मैंने इस पर F फोर्स अप्लाई किया तो इसने यहां से बढ़कर, यानी F फोर्स जैसे मैंने अप्लाई किया तो ये वस्तु चलकर, यानी कि ये घूमी, ठीक है, घूमकर चली, चलने के बाद इसका वेग u से बढ़कर v हो गया। द्रव्यमान अभी भी m ही रहेगा, और जब ये यहां से यहां तक चली तो इसने कुछ ना कुछ दूरी तय करी होगी। ये दूरी मैंने मान ली s, यानी कुछ ना कुछ यहां से इसने विस्थापन तय कर लिया, जिसको मैंने क्या मान लिया, s मान लिया। समझ में आ गई बात आपको अच्छे से कि भाई मेरे पास ये m द्रव्यमान की वस्तु जिसका u प्रारंभिक वेग u था, जैसे ही इस पर फोर्स F अप्लाई किया तो ये यहां से बढ़कर यहां पहुंच गई, इसका वेग u से बढ़कर v हो गया। यानी प्रारंभिक वेग था, जैसे ही फोर्स अप्लाई किया तो वेग चेंज हुआ तो वो अंतिम वेग बन जाता है, यानी दूसरा वेग। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब पहले हमको पता है, पहले यहाँ पे देखिएगा, वस्तु द्वारा किया गया कार्य। अब आप लोग जानते हैं कि इस बल, बाह्य बल F के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, तो ऐसे लिख दो, पर थोड़ी सी थ्योरी लिख देंगे। माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु, m द्रव्यमान की कोई वस्तु u वेग से, जिसका
जिसका प्रारंभिक वेग u है, जब इस वस्तु पर बल F लगाते हैं तो इसका वेग v हो जाता है, जिस दौरान यह s दूरी चलती है, तब लिख लेंगे, तब बल F के द्वारा किया गया कार्य, इस वस्तु पर बल F के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, F इंटू एस, ये हो जाएगा। यहाँ पे थीटा की हम जिक्र नहीं कर रहे, सीधे Fs लिख देंगे, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, चलिएगा, अब बल गुणा विस्थापन हो जाएगा और F बराबर आप जानते हो, F बराबर क्या होता है, ma होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W बराबर MAS, समीकरण 1 हो जाएगी। बात समझ में आ गई, MAS क्यों हो गया, ठीक है, क्योंकि देखिएगा, अब आप लोग एक चीज जानते हो गति के समीकरण से, कौन सा समीकरण, पहला ही समीकरण ले लीजिए आप, v बराबर u प्लस AT होता है। ठीक है, तो यहां से a का जब मान निकाल देंगे तो v माइनस u बटे t हो जाएगा, लेकिन हम ये वाला नहीं ले रहे, हम कौन सा वाला लेंगे, हम s वाला लेंगे जिसमें s का जिक्र है। s किसमें है, एक v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला समीकरण लेंगे गति के इस समीकरण को, तो ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2as, ये u इधर आ गया, ये वाला u इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा। यहां से मैं s की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, ये आपका s की वैल्यू निकल आएगी। ये वाली वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, बस समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से चलेंगे तो W बराबर ma इंटू एस की जगह पर क्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, ये हो जाएगा। अब आपको पता है a से a कट जाएगा तो W बराबर m और ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। अब इसको देखिएगा ध्यान से, इसी चीज को मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहा हूं, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो m v स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, या W बराबर 2 को अलग अलग कर देंगे, m v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2, या हम इसको और मॉडिफाई करके लिखें 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब क्या मुझको ये चीज बताइए, ये u क्या था आपका, u था वस्तु का प्रारंभिक वेग था। तो भैया ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला k बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला होता है यदि मैं यहाँ पर क्या पहली प्रारंभिक ऊर्जा निकालूं, कण की प्रारंभिक ऊर्जा शुरुआत में ऊर्जा इनिशियल एनर्जी, तो 1/2 m u स्क्वायर लूंगा, और अंतिम ऊर्जा निकालूं यानी कि अंतिम ऊर्जा, कण पर बल लगा दिया, बल लगाने से उसका क्या हो गया, उसका वेग बदल गया, तो अंतिम ऊर्जा 1/2 m v स्क्वायर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्यों, देखिएगा यहाँ पर इस चीज को जरा एक बार गौर से देखो। यहाँ पर देखिएगा कि जब इसका द्रव्यमान m था, इसका u था वेग, तो इसकी जो ऊर्जा होगी तो 1/2 m u स्क्वायर, क्योंकि 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर, तो ये इसकी प्रारंभिक ऊर्जा हो गई, कण की प्रारंभिक ऊर्जा। जैसे ही मैंने इस कण पर, इस वस्तु पर F बल लगाया तो इसका वेग u से बढ़कर क्या हो गया, v हो गया। जब u से बढ़कर v हो गया तो अब इसकी जो ऊर्जा है वो फाइनल ऊर्जा बन जाएगी 1/2 mv स्क्वायर। बात समझ में आ गई, तो ये 1/2 देखिएगा यहाँ पर, यही चीज तो यहाँ पर आ रही है, 1/2 mv स्क्वायर, ये अंतिम ऊर्जा और ये आपकी प्रारंभिक ऊर्जा। तो यहाँ पर W बराबर kf अंतिम ऊर्जा माइनस ki ऐसे आ जाएगा, या W बराबर अंतिम ऊर्जा में से प्रारंभिक ऊर्जा घटा देंगे तो ये ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा, इसको हम डेल्टा k कहेंगे, यानी कि किसी बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य। इसका मतलब ये W क्या था,
बाह्य बल द्वारा कृत कार्य, बाह्य बल द्वारा कृत कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। परिवर्तन, ये के क्या है देखिएगा, ये जो के क्या है, डेल्टा के का मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। और ये देखिएगा, ये डब्ल्यू क्या था, डब्ल्यू था ये कि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। तो यही तो थ्योरम थी, लो लीजिए, यही तो थ्योरम थी आपकी, यही या प्रूफ लिख लेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है। यही है भाई कार्य ऊर्जा प्रमेय। ओके, बस इतनी सी बात है। बताओ समझ में आई कि नहीं आई? बस सिंपल सी है। डब्ल्यू बराबर कितना, एफ एस ले लेंगे बल गुणा विस्थापन फॉर्मूले से, यहाँ से एस का मान रख देंगे समीकरण, गति की समीकरण से एस वाली से। ये पूरा सवाल हो चुका है, यही आपकी। ठीक है, अब बताइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।